चैप्टर का नाम है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री मतलब स्टडी ऑफ हीट। कैलोरी यूज होता है इसके लिए, हीट के लिए या एनर्जी के लिए, और मेट्री मतलब स्टडी। इसमें सबसे पहले आता है हीट कैपेसिटी। एनर्जी रिक्वायर्ड या हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी, किसी भी साइज की, किसी भी तरह की, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, तो जो हीट चाहिए वो क्या होती है, हीट कैपेसिटी। सही है, बोलो हीट, टोटल हीट इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। सी क्या होता है, हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। सही है, अब चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस का, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो बोलो इसको 1 डिग्री कर दिया, तो हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी। तो व्हाट इज हीट कैपेसिटी, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। है ना, बड़ा सिंपल। अच्छा, सी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, Q बाय डेल्टा टी। हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। सही है, बोलो इसकी यूनिट क्या होगी, C की यूनिट बताइए, हीट की जूल, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। सही है, बोलो हीट का क्या होता था, mL/T-2, तो हीट का mL/T-2 डिवाइड बाय टेम्परेचर मतलब θ-1। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। क्या यहां पे इस डेफिनेशन में साइज ऑफ मटेरियल पे बात हुई है, नहीं हुई है ना, यहां होगी। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग मास 1 किलोग्राम, जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, बोलो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, बोलो। ठीक है, सिंपल है। अब ये क्या है, Q, ये है हीट रिक्वायर्ड, ये क्या है मास, ये क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये क्या है चेंज इन टेम्परेचर। सही है, अब मैं कहता हूं मास 1 kg कर दो, चेंज इन टेम्परेचर 1 कर दो, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो हीट इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो 1 किलोग्राम मास की बॉडी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, कितनी हीट देंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे, एम और डेल्टा टी को उठा के इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, S इज इक्वल टू Q बाय एम डेल्टा टी। Q मतलब जूल, मास किलोग्राम, डेल्टा टी केल्विन या डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है। ठीक है, तो बोलो जूल पर केजी पर केल्विन, हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ पे किलोग्राम की बात हो रही है, आप चाहो तो ग्राम में भी बात कर सकते हो। सही है, किलोग्राम की जगह ग्राम हो गया, आप चाहो तो इस जूल की जगह कैलोरी भी इस्तेमाल कर सकते हो, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, और ग्राम की जगह किलोग्राम भी यूज कर सकते हो, कैलोरी पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन देखो डायमेंशन सेम रहेंगे, ऊपर क्या है हीट, नीचे मास और टेम्परेचर। तो बोलो हीट का क्या था, mL/T-2 डिवाइड बाय मास बाय टेम्परेचर, है ना। तो मास से एक मास कट जाएगा, मास 0 हो गया, और ऊपर आ जाएगा θ-1। कोई भी दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, हो गया भाई। अच्छा, अब कुछ वैल्यूज याद कर लो। S ऑफ आइस, ICE है ये, ठीक है ना, इसको आइस कर लेना आप लोग, ठीक है, ICE, ठीक है। आइस जो बर्फ होती है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर 0.5 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, 1 किलोग्राम बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए होती है, आइस है, आइस है मेरे पास, उसका टेम्परेचर मेरे को क्या करना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। ठीक है, अगर मेरे पास 1 ग्राम आइस है तो मुझे कितनी हीट चाहिए होगी, 0.5 कैलोरी चाहिए होगी।
सही है। और अगर मेरे पास 1 किलोग्राम आइस है तो 0.5 किलो कैलोरी आएगी, है ना। देखो ऊपर किलो किलो लगाएंगे तो किलो किलो कट जाएगा ना, और किलो किलो कट के तो ये आया था। सही है, कोई दिक्कत। अच्छा, पानी के लिए देख लेते हैं। वाटर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 0.5 होता है, यहाँ पे कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, 1 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। बड़ा सिंपल है। तो यानी कि अगर पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है और आइस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, पानी भी 1 ग्राम है और आइस भी 1 ग्राम है, तो बोलो किसमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? पानी में। पानी में ज्यादा देनी पड़ेगी, एस वाटर ज्यादा है इसलिए। कोई दिक्कत है इसमें? ओके। और स्टीम का क्या होता है? स्टीम 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर 0.47 किलो कैलोरी पर ग्राम, सॉरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, कैलोरीमीटर, व्हाट इज ए कैलोरीमीटर? ए डिवाइस यूज्ड टू स्टडी हीट एक्सचेंज। कैलोरीमेट्री हीट की स्टडी, और कैलोरीमीटर डिवाइस यूज्ड टू स्टडी हीट या हीट एक्सचेंज बोल सकते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है? ठीक है, दिस स्टेट्स दैट टोटल हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। आपने क्या किया, एक गर्म बॉडी ले ली और एक ठंडी बॉडी ले ली, इनको टच कर दिया। ठीक है, तो अज्यूमिंग आइडियल कंडीशंस, जो गर्म बॉडी है उसकी जितनी भी हीट लूज होगी वो सारी की सारी कौन गेन कर लेगा? कोल्ड बॉडी गेन कर लेगी। हम जो है एटमॉस्फेयर में एनर्जी लॉस को इसमें कंसीडर नहीं करते। ठीक है भाई, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते हो कि आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, इंसुलेटेड सिस्टम है, उसमें जितना हीट लॉस होगा उतना ही हीट गेन हो जाएगा बाय कोल्ड बॉडी। ठीक है भाई। ऑल्सो व्हेन टू बॉडीज विद टेम्परेचर डिफरेंस आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, हीट फ्लोज टिल देयर टेम्परेचर बिकम्स इक्वल। देखिए, जब दो बॉडी जिनका टेम्परेचर है कुछ अलग अलग, जिनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो हीट कब तक फ्लो करेगी? जब तक तो उनका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी 1 है, एक बॉडी 2 है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो बोलो मान लो अगर T1 बड़ा है तो क्या होगा? T1 से T2 में, मतलब बॉडी 1 से बॉडी 2 में हीट फ्लो होने लगेगी। ऑब्वियस सी बात है ना भाई। आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हो तो क्या होता है? वहां से हीट आपकी बॉडी में ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है ना। कब तक लगता है आपको वो? जब तक उसका टेम्परेचर आपके बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल है। सही है ना। ठीक है, हीट फ्लोज T1 ग्रेटर देन T2 फ्रॉम T1 टू T2, मतलब बॉडी 1 टू बॉडी 2। रुकेगी कब? जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। नो हीट फ्लोज व्हेन टेम्परेचर्स आर इक्वल। ठीक है, और देखो ये जो कैपिटल T टेम्परेचर है, जो इन दोनों का फाइनल टेम्परेचर है, वो इन दोनों के बीच में होगा कहीं ना कहीं। सोच के देखिए, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये कहीं 20-30 की रेंज में होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई ये 50 डिग्री सेल्सियस पे, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है और दोनों बाद में 100 डिग्री सेल्सियस पे हो गए। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और ऑब्वियसली हमने कोई थर्ड बॉडी नहीं मानी है और सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यही है ना इसी दुनिया में, फिर यूं क्यों बैठा है? हाँ, कोई दिक्कत है भाई इसमें? तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा बॉडीज का वो क्या होगा? ओरिजिनल जो इनिशियल टेम्परेचर है उनके बीच में कहीं होगा। ठीक है भाई, ओके। अब हीट की बात कर लेते हैं। देखो, हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था वो? Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अगर आपको मास वगैरह ना दे, सिर्फ हीट कैपेसिटी दे, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। ठीक है भाई, ओके। तो एम एस डेल्टा टी, मैं कहता हूं Q इज इक्वल टू एम एस T2 माइनस T1। सही है। मान लीजिए कि एक बॉडी है 10 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने उसको हीट करके 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे दिया। सही है, तो बोलो उस बॉडी को मैंने हीट दी है ना। मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं T फाइनल माइनस T इनिशियल, ऐसे लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो बोलो फाइनल टेम्परेचर 20 था माइनस 10, मास हमेशा पॉजिटिव होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो हीट कैसी आएगी?
पॉजिटिव। तो ये बात समझनी है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो Q क्या होता है, पॉजिटिव आता है। और अगर आपको Q पॉजिटिव दे दिया गया है मतलब हीट सप्लाई की गई है बॉडी को, सही है, कोई दिक्कत। और अगर Q नेगेटिव है मतलब बॉडी से हीट निकल गई है, कम हो गया है टेम्परेचर बॉडी का, है ना। ऑब्वियस सी बात है, TF कम होगा, TI ज्यादा होगा, तो बड़े में से सॉरी छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट किया है, क्या आ गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव हो गया तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, तो Q की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो Q पॉजिटिव का क्या मतलब है, हीट इज गिवन टू द बॉडी, और Q नेगेटिव का मतलब क्या है, हीट इज टेकन फ्रॉम द बॉडी। कोई दिक्कत है भाई इसमें, बिल्कुल सिंपल है, कॉमन सेंस है। फिर से बता देता हूं, पॉजिटिव हीट मतलब टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, Q नेगेटिव मतलब टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग। बिल्कुल सिंपल बात है। ओके, अब इस बॉडी के लिए मैं लिखना चाहता हूं, इस बॉडी के लिए मैं हीट लिखना चाहता हूं। बोलिए क्या आएगा, इसने कुछ हीट लूज की है, इसका टेम्परेचर ज्यादा था, बाद में कम हो गया, भाई ठंडे के साथ कांटेक्ट में था ना ये, तो बोलो ये टेम्परेचर कम है, ये टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। इसका क्या हुआ है, हीट लॉस हुआ है। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा अगर, तो वो देख लेते हैं। तो बोलो Q1 मतलब फर्स्ट बॉडी का हीट, ठीक है, इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसका S, S1 बोल देते हैं, M1 बोल देते हैं, और टेम्परेचर क्या बोलते हैं, डेल्टा T। बोलो भाई कोई दिक्कत। अब मैं डेल्टा T को क्या लिखूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर क्या है, कैपिटल T माइनस, कोई दिक्कत, इज इक्वल, अच्छा ये हो गया। Q2 की बात कर लेते हैं, इसके लिए बोलो क्या आएगा, M2S2 डेल्टा T, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर मतलब T माइनस, सही है। बोलो ये क्या आया है, नेगेटिव या पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव आया, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसने जो हीट लॉस हुआ है, इसका जो हीट लॉस हुआ है वो इसके द्वारा जो हीट गेन हुआ है, और वो इक्वल है ना, हीट लॉस बाय दिस बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय दिस बॉडी, मतलब इसका हीट और इसका हीट इक्वल है, तो इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे। कोई दिक्कत, सिंपल है, कोई दिक्कत है भाई, ये करना M1S1 T1 माइनस T इज इक्वल टू M2S2 T माइनस T2, देख लो T माइनस T2 T1 माइनस T, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं इसलिए। कोई दिक्कत है भाई, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये वाला जो लिखा है ना अभी अभी, ये Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है, तो आपके पास यही इक्वेशन आएगी फाइनल, ठीक है ना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। टू kg 100 केल्विन पे है, 1 kg 50 केल्विन पे है। फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज। S1 दे रखा है आपको, S2 दे रखा है, ठीक है। अब क्या मान लिया हमने, लेट द फाइनल टेम्परेचर इज। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये टेम्परेचर T जो है ये 50 और 100 के बीच में आएगा। अगर आपने सॉल्व किया और आपका आंसर 40 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की, ठीक है। ओके, तो बोलिए इसका हीट लॉस होगा, इसका हीट गेन होगा, इसका हीट लॉस निकालते हैं। बोलिए क्या आएगा, Q1 इज इक्वल टू M1S1 डेल्टा T, फाइनल टेम्परेचर T मान लिया हमने, तो T माइनस 100, सही है। और Q2 M2S2 T माइनस 50, कोई दिक्कत, ठीक है। M1 पता है, S1 पता है, M2 पता है, S2 भी पता है, पुट करोगे आंसर, कोई दिक्कत, कर लोगे। हीट लॉस्ट, हीट गेन आ जाएगा, कर लोगे भाई।
अब तुम कहोगे कि सर आपने देखो यहाँ पे जो कर रखा है वहां पे T1 माइनस टी हुआ है, वहां पे आप T माइनस T1 कर रहे थे। अरे भाई यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया ना हीट लॉस्ट है, मतलब ये ऑलरेडी नेगेटिव मान के चल रहा हूं मैंने सिर्फ नेगेटिव लिया है, सही है। और यहाँ पे हीट गेन्ड तो T माइनस T2 फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे मैं ऑलरेडी ये मान रहा हूँ कि इसने गेन किया है तो इसलिए T माइनस T2 होगा। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव क्वांटिटी लिया ना। अब मैंने हीट लॉस्ट बोल दिया तो ये पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा ना मुझे। भाई ये नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव तो नहीं कर दूंगा, ठीक है, कर लोगे ना। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 करना है आपको, चाहे तो ये कर, सिंपल है। तो आंसर कितना आया 75। ओके, क्वेश्चन दूंगा आपको, आपको बताना है आप कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। बॉडी है 3 आपके पास A B C, ठीक है। ये कहा गया है कि आप जब A और B बॉडी को मिक्स करते हो, इसका टेम्परेचर 10, इसका 15, इसका 20, तो 10 और 15 वाले को मिक्स करते हो तो टेम्परेचर कितना बनता है फाइनल 12, ये आपको गिवन है। B और C को मिक्स करते हो तो टेम्परेचर बनता है 18। तो जब आप जब तीनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा ख्याल से, तो A और B को मिक्स किया तो कितना आया 12, B और C को मिक्स किया तो कितना आया 18। जब A और C को करेंगे तब फाइनल टेम्परेचर कितना होगा ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए यहां पे आपको क्या मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है? पहले वही निकालने पड़ेंगे, है ना। तो देखिए A और B को मिक्स किया था, फाइनल टेम्परेचर कितना था 12। तो हीट लॉस्ट बाय दिस, सॉरी हीट गेन्ड बाय दिस इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय दिस। क्या करेंगे इसके लिए ms डेल्टा T इज इक्वल टू इसका वाला ms डेल्टा T, क्या आएगा बोलो, ma, इसका मास ma, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SA, इसका mb sb और इसका mc sc मान लेते हैं। तो बोलो ma sa इंटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर 12 माइनस 10 इज इक्वल टू mb sb इंटू 15 माइनस 12, हो गया। यहां से बोलो ये कितना आया 2 और ये कितना आया 3, तो बोलो इस 2 को उठा के इधर ले जाओ, चला गया। इस MBSB को उठा के इधर ले आओ, MASA by MBSB is equal to 3/2। एक इक्वेशन आ गई है मेरे पास। B और C को मिक्स किया था, कितना आया था फाइनल टेम्परेचर 18। तो मैंने वही किया कि B का जो हीट गेन है इज इक्वल टू C का हीट लॉस होगा। तो बोलो यहाँ पे क्या करेंगे MBSB इंटू 18 माइनस 15 इज इक्वल टू MCSC इंटू 20 माइनस 18, ठीक है। ये कितना आया 3, ये कितना आया 2, तो 3 MBSB इज इक्वल टू 2 MCSC, 3/2 आ जाएगा MCSC बाय MBSC, हो गया। अब क्या पूछ रहा है A एंड C आर मिक्स्ड, A और C को मिक्स कर दिया, लेट द फाइनल टेम्परेचर इज T। अब A का टेम्परेचर 10 है, C का टेम्परेचर 20 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट द टेम्परेचर इज फाइनल टेम्परेचर इज T, ठीक है। तो बोलो A का हीट गेन MASA T माइनस 10 इज इक्वल टू C का हीट लॉस इज इक्वल टू MCSC इंटू 20 माइनस T, इक्वल कर दिया इनको। बोलिए MASA और MCSC और MASA ये MBSB की टर्म्स में लिख दो। बोलो यहां से क्या आया था मेरे पास MASA इज इक्वल टू 3/2 MBSB आया था ना, और यहां से क्या आया MCSC इज इक्वल टू 3/2 MBSB। तो MCSC भी 3/2 MBSB है, MASA भी 3/2 MBSB है, मतलब MASA और MCSC इक्वल है, सही है ना भाई, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है ना। बोलो यहां से क्या मैं डायरेक्टली इसको MASA और MCSC को काट सकता हूं, दोनों इनकी जगह वैल्यू रख दी 3/2 वाली, काट दिया, क्या बचा T माइनस 10 इज इक्वल टू 20 माइनस T को उठा के इधर ले जाओ, 10 को उठा के इधर ले जाओ, 2T इज इक्वल टू 30, T इज इक्वल टू 50, आ गया आंसर। था कुछ मुश्किल था, सब कुछ इजी ही है, ठीक है। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आप कर लेंगे, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ऐसे मॉड्यूल में जिनमें आपको बेसिकली जो ऊपर वाली चीजें वही करनी है, ठीक है। ओके।
अब लेटेंट हीट की बात कर लेते हैं। लेटेंट शब्द का मतलब होता है छिपा हुआ। क्या मतलब होता है भाई? छिपा हुआ, जो डायरेक्टली विजिबल नहीं है, जो डायरेक्टली देखते ही पता नहीं चल रहा है, जिसके बारे में हमें सोचना पड़ता है। ओके, आप मुझे बताइए कि अगर बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम, बहुत ही कम, बहुत ही कम, मतलब बहुत ज्यादा ही कम, तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा या गैस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। अगर बहुत, जैसे आपके पास लोहे का ब्लॉक है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड फॉर्म में होगा, आपने इसको हीट करना शुरू किया, क्या होगा? वो मेल्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे लेके जाओ, और भी हाई टेम्परेचर पे जाओ, तो वेपर फॉर्म में आ जाएगा। यस और नो? जनरली लिक्विड्स के साथ भी यही होता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्या होता है? आइस। उसको हीट करना शुरू किया, क्या बन जाएगा? वाटर। और उसको और ज्यादा हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? वेपर, यानी कि वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। सही बात है। अब मैं कह रहा हूं आपको कि कोई भी बॉडी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के बेसिस पे नहीं होती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल। जैसे इस कमरे में लगभग हर चीज का टेम्परेचर सेम है। एयर का टेम्परेचर भी उतना ही है, बेंच का भी टेम्परेचर उतना ही है, दीवारों का टेम्परेचर भी लगभग उतना ही है ना? लेकिन इस कमरे में जो ऑक्सीजन है दैट इज इन द गैस फॉर्म, नाइट्रोजन इज इन द गैस फॉर्म, लेकिन जो दीवारें हैं, जो बेंच है, ये सब सॉलिड फॉर्म में है। तो इनका टेम्परेचर इक्वल होते हुए भी ये अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में क्यों है? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है ना, O2, तो O2, एक O2 में और दूसरे O2 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए वो दूर दूर भाग गए और वो क्या बन गया? गैस। लेकिन जो बेंच है, जैसे इसमें लोहा लगा हुआ है, तो लोहा जो है वो सॉलिड फॉर्म में क्यों है? क्योंकि वन आयरन एटम इज स्ट्रांगली बाउंड विद अनदर आयरन एटम। ठीक है, इसलिए क्या है ये? क्या है ये? सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अब मैं यही कह रहा हूं कि जब आप किसी बॉडी को हीट करते हैं, हम एग्जांपल लेंगे पानी का। आपके पास आइस है, आइस को आपने क्या किया? हीट करना शुरू किया। क्या एकदम से ही वेपर बन जाएगी? क्या होगा? पहले उसका टेम्परेचर मान लो -20 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, -20 डिग्री सेल्सियस से पहले वो कहां जाएगी? 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे जाते ही पानी बन जाएगा क्या? नहीं, पहले क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनी रहेगी, फिर उसको और हीट करेंगे आप, तब क्या होगा? आइस से वाटर बनने लगेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब तक उसके अंदर आइस रहेगी तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। फिर जब वो सारी आइस मेल्ट हो जाएगी और पानी बन जाएगा तो क्या होगा? है ना? उसके बाद वो वाटर बन गया है, वाटर बनने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर वो कहां पहुंच जाएंगे हम? 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? वेपर बनना शुरू हो जाएगा। क्या एकदम जाते ही 105 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएंगे क्या हम? नहीं, पहले क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे ही टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, लेकिन वेपर बन जाएंगे। ठीक है, जब कंप्लीटली पूरा का पूरा पानी उबल जाएगा, मान लो क्लोज चैम्बर है, तब वहां पे जो गैस होगी उसका टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू होगा। वेपर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कब तक रहेगा? जब तक उसके अंदर पानी है। ठीक है, और जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बन जाएगा, फिर उसको आगे हीट करेंगे तो क्या बनेगा? 101, 102, 103, 105, 110 डिग्री सेल्सियस का वेपर बनेगा। ठीक है ना? ओके। तो अब सवाल ये है कि जब आपने आइस को हीट किया, -20 से 0 तक लेके गया, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है उसको आप हीट कर रहे हैं, तो उसका पानी बन रहा है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। वो टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा? हम जो हीट दे रहे हैं वो हीट कहां चली गई? मेल्ट करवाने में। आइस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, उन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, उनके बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हीट यूज हो रही है। ठीक है, और जब वो सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तब पानी बन जाएगा, और जब पानी बन जाएगा फिर हम उसको आगे हीट करेंगे तो टेम्परेचर। ठीक है, तो जब इनिशियली एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे तब क्या देखा गया कि जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को रखे हुए हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को रखे हुए हैं, फिर ऐसे कर लिया तुमने, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को लेके गए हैं, तो उसको हम हीट कर रहे हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो कहा गया कि ये जो हीट हम दे रहे हैं इसका हमें पता नहीं है कि ये हीट कहां जाती है, इसलिए इसको क्या नाम रखा गया? लेटेंट हीट उसका नाम रखा गया। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? लेटेंट क्यों बोलते हैं इसको? ठीक है, अब द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द
फेज बोल दो, फेज ऑफ यूनिट सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। क्या बोल रहा है ये? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज, फेज मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ठीक है, ऑफ यूनिट सब्सटेंस, यूनिट सब्सटेंस मतलब 1 किलोग्राम या 1 ग्राम की बात कर रहा है, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को चेंज किए बिना, इज कॉल्ड लेटेंट हीट। उसको क्या कहते हैं भाई? लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट और क्या कहलाती है? छुपी हुई हीट कहलाती है। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन अदर वर्ड्स, इफ ए सब्सटेंस इज एब्सॉर्बिंग हीट बट इट्स टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, देन स्टेट मस्ट बी चेंजिंग। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी है, वो वाला फॉर्मूला यहाँ फेल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हमें एक अलग से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी के हिसाब से Q है तो डेल्टा टी भी होना चाहिए, लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं होता है। जब फेज चेंज होता है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, तो टेम्परेचर चेंज, ठीक है, वहां पे क्या लगेगा? लेटेंट हीट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है भाई, अब दो तरह की फेज चेंज होती है, एक तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड वाली, ठीक है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं उसको? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फ्यूजन आ गया ना एफ, तो एफ, तो एल एफ यूज करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। यूनिट मास मतलब 1 किलोग्राम आइस है आपके पास, उसको आप 1 किलोग्राम वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे थी और वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे था, जो आपको हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ओके, 1 यूनिट मास को चेंज करने के लिए कितनी हीट चाहिए थी? LF, है ना। M मास को चेंज करने के लिए कितनी चाहिए होगी? M इंटू LF। सही है भाई, 1 ग्राम के लिए LF है या 1 किलोग्राम के लिए LF है, तो 1 केजी या 1 ग्राम की बजाय मान लो 10 केजी या 10 ग्राम आ गया, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। सही है, ग्राम में है, LF अगर ग्राम के हिसाब से रखा है तो ग्राम के हिसाब से लिखेंगे, और अगर किलोग्राम के हिसाब से रखा है तो किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, तो बोलो हीट रिक्वायर्ड इज M इंटू LF। M मास को लिक्विड टू सॉलिड या सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो कितना हीट एक्सचेंज होता है? MLF। कितना होता है भाई? MLF। ठीक है भाई, MLF हो गया भाई, सिंपल है। बोलो, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? बोलो, Q इज इक्वल टू MLF, LF इज इक्वल टू Q बाय M, हीट बाय मास। ठीक है, तो जूल पर केजी आ जाएगा बस, और कुछ। ठीक है, या फिर कैलोरी पर केजी। ठीक है, और डायमेंशंस क्या आ जाएंगे? एनर्जी mL2 T माइनस 2 डिवाइड बाय मास, मास से मास कट जाएगा तो m0 L2 T माइनस 2। बिल्कुल सिंपल है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, नाम में ही आ गया वेपराइजेशन। लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई, वेपराइजेशन मतलब उबालने वाली, वेपर में कन्वर्ट करने वाली। तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है मतलब, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है मतलब, अरे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, या फिर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो हीट एक्सचेंज कितनी होगी? LV लिखेंगे हम। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज LV। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड LV। इसकी एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी बनती है, क्या? कि भैया इट इज द हीट गेन्ड from a body when 1 unit of 1 unit of gas या फिर वेपर is converted into liquid। अरे हीट जो बॉडी को चाहिए लिक्विड से गैस बनने के लिए, गैस से लिक्विड बनी है तो मतलब ठंडा हो गया ना, तो वो उसने कुछ हीट रिलीज की होगी, बस वही बात कर रहा हूं, उतनी तो होगी। सही है, तो बोलो 1 यूनिट के लिए कितना होता है? LV। M मास के लिए कितना हो जाएगा? MLV। तो Q इज इक्वल टू ML। सही है, LV के डायमेंशंस बोलो, हीट बाय मास ML2 T माइनस 2 बाय मास, M से M कट जाएगा L2 T माइनस 2। ये हो गया, डायमेंशंस में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
इफ ए सब्सटेंस इज हीटेड विद कांस्टेंट रेट से हीट कर रहे हैं, मतलब पर यूनिट टाइम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई कर रहे हैं। सही है। जैसे भाई हर 1 सेकंड में 50 जूल एनर्जी दी जा रही है, हर सेकंड में 50 जूल, हर सेकंड में 50 जूल। ठीक है। तो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। तो टेम्परेचर कैसे कैसे बढ़ेगा। एक सॉलिड बॉडी है, अरे इधर है, यहां देखिए आप, मान लीजिए ए पॉइंट पे जो बॉडी है ये क्या है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है। तो आपने क्या किया, उसको हीट करना शुरू कर दिया। अब सॉलिड पे है, उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आया है। ठीक है। सॉलिड स्टेट पे अभी उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आया है। आपने उसको हीट कर दिया, हीट कर दिया, हीट कर दिया। जैसे जैसे आप उसको हीट करेंगे वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टाइम आगे जा रहा है, वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा है ना, बोलो ये आगे जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है। सही है। फिर बी पॉइंट में हम पहुंच गए, बी इज द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं, और मेल्टिंग पॉइंट पे जाते ही सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब मैं हीट दे रहा हूं भाई, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, बिकॉज यहां पे जो हीट सप्लाई की गई है दिस इज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये। ठीक है भाई, जिसमें कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और अब यहां पे क्या आ गया है, कंप्लीटली हाँ लिक्विड बन चुकी है बॉडी, मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अब बॉडी की स्टेट है लिक्विड स्टेट। ठीक है। सी पॉइंट पे अब क्या हो रहा है, अब आप बॉडी को फिर से हीट कर रहे हैं भाई, टाइम आगे जा रहा है, मतलब आप हीट दिए जा रहे हैं बॉडी को। बॉडी के अंदर जो थर्मल एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। तो बोलो टाइम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा। यस और नो, कोई दिक्कत। अच्छा यहां बताइए, डी पॉइंट पे पहुंच गई है, क्या आ गया, बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं आप, या पॉइंट ऑफ वेपराइजेशन बोल सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट आ गया है यहाँ पे बॉडी क्या होगी, वेपर बनना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही बॉडी वेपर बनना शुरू होगी, कौन सी हीट लगेगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट। और ई पॉइंट पे क्या होगा, कंप्लीटली वेपर फॉर्म आ चुकी है। सही है भाई। अब इसके बाद जब मैं हीट करूंगा तो बॉडी क्या होगी, टाइम बढ़ता जाएगा, मतलब हीट देते जा रहे हैं, टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा। कोई दिक्कत है भाई, बिल्कुल सिंपल है। इस ग्राफ से मुझे बताइए कि यहां से मैंने हीट देना शुरू किया, यहां तक मैं QB अमाउंट ऑफ हीट दे चुका हूं, और यहां तक मैं QC अमाउंट ऑफ हीट दे चुका हूं। तो व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, QC माइनस QB। देखो भाई, यहां तक हीट दिया था तो अभी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉडी अभी यहां सॉलिड है ना, लिक्विड बननी शुरू हुई है, यहां पे पूरी तरह से लिक्विड बन चुकी है। तो टोटल यहां तक जो हीट दी थी वो QB थी, टोटल यहां तक जो हीट दी थी QC है। तो ये क्या है, ये वही तो हीट है जिसने B से C स्टेट पे लेके गए हैं, सॉलिड से लिक्विड बना दिया, जिसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सही है। QD QE, what is QE minus QD is the latent heat of vaporization। वेपराइजेशन heat है, कोई दिक्कत। ओके। अब मुझे ये बताइए कि जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, A से B जा रहा हूं, बताइए क्या टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यस, मैं हीट दे रहा हूं और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और स्टेट चेंज नहीं हो रही है, मतलब Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T लगेगा। सही है, सही है। तो सॉलिड बॉडी है, A से B में सॉलिड है, Q हीट गिवन इज इक्वल टू MS1 डेल्टा T। व्हाट इज S1, यहां पे सॉलिड स्टेट में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डन, सही है भाई। अच्छा, अब मुझे बताइए dt बाई dq करना है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम कह लो, या टेम्परेचर वर्सेस हीट कह लो, क्योंकि जैसे जैसे मैं टाइम आगे जा रहा है, मतलब मैं हीट भी देता जा रहा हूं ना, और टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड भी बढ़ता जा रहा है यहाँ पे।
ठीक है, तो बताइए dt बाई डी क्यू क्या होगा? मुझे बताइए, यहाँ y एक्सिस होता है और यहाँ x एक्सिस होता है, तो व्हाट इज dy बाई dx? इट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, यस और नो? अब मैं बात कर रहा हूं टेम्परेचर वर्सेस हीट की, dt बाई डी क्यू क्या होगा? इस ग्राफ की स्लोप ही तो होगी। तो बोलो व्हाट इज dt बाई डी क्यू? स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ से मुझे बताइए dt बाई डी क्यू क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन हीट, इसको इधर ले जाओ, ms को इधर ले जाओ, तो बोलो 1 बाई ms1 इज इक्वल टू dt बाई डी क्यू, यस और नो? दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंट थीटा, याद होगा आपको? So tangent alpha is equal to 1 by ms1. What is tangent beta? 1 by ms2. What is tangent gamma? 1 by ms3. सही है? What is s1, s2, s3? Specific heat capacity in solid, liquid and gas form respectively. Done? Doubt है इसमें कोई? B से C में देख लो। Done? बोलो QC minus QB is equal to QBC. B से C के बीच की that is MLF, that is latent heat of total amount of heat supplied. C से D में tan beta is equal to 1 by ms2. D से E में लिक्विड से वेपर बन रहा है तो MLB. E से आगे E प्लस मतलब E to infinity. टेंजेंट गामा is equal to DT by DQ is equal to 1 by ms. कोई दिक्कत? हमेशा जब भी फेज चेंज नहीं होता है, जब फेज चेंज नहीं होता है, मतलब बॉडी या तो अभी लिक्विड थी लिक्विड में ही है, सॉलिड थी सॉलिड में ही है, गैस थी गैस में ही है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा विद एनर्जी सप्लाइड। डन? A substance with oh हाँ, अरे हाँ, sorry LF and LV are the heat required to break the intermolecular forces of attraction between atoms or molecules of the substance. सही है भाई? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन हो क्या रहा है? टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा, तो जो हीट सप्लाइड है वो कहां जा रही है? टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए। अच्छा, अब एक फैक्ट चेक कर लो, LV इज ग्रेटर देन LF। रीजन फॉर दैट, तुम्हारे हिसाब से LV और LF में फर्क क्यों है? सेम क्यों नहीं? और हमेशा LV ज्यादा होता है, LF कम होता है, हमेशा फॉर ऑल सब्सटेंसेस क्यों होता है? क्योंकि अरे भाई हीट कैपेसिटी कहां से आ गई? सॉलिड्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करना ज्यादा मुश्किल है, करना इजी है, तो फिर तो LF ज्यादा होना चाहिए, फिर तो LF ज्यादा होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक। आपको ये सोचना है, इस तरीके से सोचना है कि हीट दी जा रही है तो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद भी तो बॉन्ड्स बच रहे हैं LF में। सॉलिड से लिक्विड जाना मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट को चेंज करना है। लिक्विड फॉर्म में है ना, लिक्विड फॉर्म में है मतलब अभी भी एटम्स एक दूसरे के पास पास हैं। जब आप उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा आपको, इसलिए वहां पे हीट भी ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे हम डाटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि LV, पानी का जो LV है दैट इज बहुत ज्यादा, ठीक है, और LF बहुत कम है, 540 होता है उसका, देख लेंगे अभी, कोई बात। अब ये बात क्लियर हुई कि LV ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि जब वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो एटम्स को बहुत बहुत दूर भेजना पड़ता है। ड्रॉ द Q वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ वाटर।
दिस वर्सेस दिस ग्राफ। भैया जो पहले y एक्सिस पे था अब वो x एक्सिस पे आ गया है, और जो पहले x एक्सिस पे था वो अब y एक्सिस पे चला गया है। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए A से आप बोलिए, जैसे जैसे हीट देंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ऐसे जाएगा ग्राफ। सही है, ये सॉलिड स्टेट थी, यहाँ पे क्या आ गया, लिक्विड स्टेट। बोलिए यहाँ पे सॉलिड स्टेट ही है, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो बोलो यहां से हीट तो दी जाएगी लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, मतलब वर्टिकल लाइन बनेगी। पहले हॉरिजॉन्टल बन रही थी, अब वर्टिकल बनेगी। यहाँ पे पूरी तरह लिक्विड हो गया, तो बोलो जैसे जैसे हीट देंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। सही है, दोनों इंक्रीज होंगे। यहाँ पे आने के बाद वेपर बनना शुरू हो जाएगा, यहां से यहां तक बोलो हीट दी जाएगी लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, तो वर्टिकल लाइन बन जाएगी, और यहां से आगे फिर ऐसे। ठीक है भाई, सो दिस हीट इज बेसिकली व्हाट, LF, एंड दिस हीट इज LP। डन। सही है, LF देख लो कितना है, 80 किलो कैलोरी फॉर वाटर। ठीक है, और LV कितना है, 540 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, यहां पे 1 किलोग्राम को आइस से वाटर बनाना है, आइस से लिक्विड बनानी है, तो कितनी एनर्जी चाहिए, 80 किलो कैलोरी। लेकिन यहाँ पे 540 कितने गुना हो गया, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स। ठीक है, दिस प्रोसेस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। अब देखो ये जो ऊपर वाली प्रोसेस है ना, तो भैया आइस से वेपर बनाया है, तो क्या हुआ है। ठीक है भाई, देखिए इसमें लेट्स से 200 ग्राम आइस है मेरे पास। ठीक है, एट -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं इसको हीट करना शुरू करता हूं, क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। आइस है ना, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगी, फिर वाटर बनेगा, डायरेक्टली तो वाटर बनेगा नहीं। तो बोलो आइस को हीट किया, क्या हुआ, हीट, आइस बन गई कहां पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहां से यहां ले जाने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, बोलो सॉलिड था, यहां भी सॉलिड है, तो Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। टेम्परेचर चेंज 20 है, मास कितना है 200 ग्राम, और हीट कैपेसिटी कितनी है S1 बोल देते हैं। ठीक है, आइस के लिए होती कितनी है 0.5। ठीक है, ओके, आइस बन गया अब 0 डिग्री सेल्सियस पे। अभी इसका मास कितना है 200 ग्राम, यस और नो। ठीक है, तो बोलो 200 ग्राम आइस को 200 ग्राम वाटर बनाना है। एक यूनिट के लिए क्या लगता था, LF। M मास के लिए MLF, तो मास पता है इंटू LF कर दिया। इतनी हीट चाहिए होगी, यहां तक पहुंच गए। अब वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा या डायरेक्ट वेपर बन जाएगा, पहले वाटर बनेगा। बोलो क्या स्टेट चेंज हुई है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, बोलो हीट क्या लगेगी, मास S2 डेल्टा T 100 डिग्री सेल्सियस, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब वाटर से पहले क्या बनाएंगे, स्टीम बनाएंगे, टेम्परेचर रिमेनिंग द सेम। ठीक है, तो हीट दी है मैंने ml, तो m 200, LV LV। सही है, 540 आप ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस हीट दी है, दैट मींस MS डेल्टा T, M S3 डेल्टा T 20 हीट दी। टोटल हीट कितनी लगी है, टोटल हीट निकालिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, नहीं आएगा। ओके, तो अब आप बेसिक क्वेश्चंस तो कर ही लेंगे, और अच्छे क्वेश्चंस भी मेरे ख्याल से आप इस तरह के सारे कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर है। A substance with mass m gram and specific heat capacity S is equal to AT plus BT square। मार्क्स आ जाएंगे एक बार देखते ही, तो समझा नहीं होगा
क्या बोल रहा है, सब्सटेंस का मास दे दिया और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस कांस्टेंट नहीं है, क्या है, वेरिएबल। एस यानी कि स्पेसिफिक हीट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर जैसे जैसे बदलेगा एस भी वैसे वैसे बदल जाएगा। कैसे करेंगे, एम एस डेल्टा टी डायरेक्टली फॉर्मूला तो लगने वाला नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल टर्म्स में बात करेंगे। हमने क्या किया था, Q इज डी, हाँ, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, या हमको डेल्टा Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी था, सही है। इतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतनी हीट चेंज करनी पड़ती थी, इतनी हीट देनी पड़ती थी, निकालनी पड़ती, जो भी है, ठीक है। अब मैं कहता हूं टेम्परेचर बढ़ाना है dt, dt टेम्परेचर बढ़ाने के लिए dq हीट लगती है, तो व्हाट इज dq, m s, सही है। अब s को रख दो at प्लस bt, सही है। Substance mass and specific heat capacity is to be heated so that its temperature reaches from 27 degrees Celsius to 227 delta T 200 degrees Celsius. Find heat required, मतलब हमको टोटल हीट निकालनी है, तो बोलो इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल हीट पहले 0 दी थी, फाइनल क्यू हीट दे चुका हूं मैं, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन से 500 केल्विन, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर में लेना पड़ेगा, ठीक है। एम एस डी टी, एम बाहर, एस एटी प्लस बी टी स्क्वायर था, एटी था, इंटीग्रेट करेंगे इसको, एक एक्सप्रेशन आएगा एटी स्क्वायर बाय 2 प्लस बी टी क्यूब बाय 3, फिर लो अपर लिमिट टी की जगह माइनस लोअर लिमिट, आंसर आ जाएगा। मुश्किल है कुछ, बिल्कुल इजी है ना। वाटर इक्विवेलेंट, तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स टेक ए 10 मिनट ब्रेक, ठीक है, देन वी विल कंटिन्यू विद वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है। बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। वाटर इक्विवेलेंट, मान लीजिए कि आपके पास एक सब्सटेंस है जिसका मास है ms, मास ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ss, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, और डेल्टा टी इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो इक्वेशन क्या होगी, हीट गिवन Q है, Q इज इक्वल टू ms ss डेल्टा टी, ms डेल्टा टी है भाई ऑब्वियसली, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास सम अमाउंट ऑफ वाटर है, mw, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SW, चेंज इन टेम्परेचर, जितना इसका हुआ है उतना ही टेम्परेचर चेंज इसका हुआ है, और हीट सप्लाइड जो है इसको जो है वो भी इसके बराबर ही है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, मास ऑफ वाटर, s ऑफ वाटर, और डेल्टा टी। अब वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, मान लीजिए आपने Q हीट देकर डेल्टा टी टेम्परेचर रेज किया है किसी सब्सटेंस का, उतनी ही हीट से उतना ही टेम्परेचर चेंज कितने पानी का कर सकता हूं, दैट मास ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। फिर से बता देता हूं मैं, क्यू हीट देकर डेल्टा टी टेम्परेचर रेज किया था, यहां पे भी आपने क्यू हीट देकर डेल्टा टी टेम्परेचर रेज किया है, इतनी ही हीट इतना ही टेम्परेचर चेंज, लेकिन कितने पानी का हो पाएगा, दैट इज वाटर इक्विवेलेंट। नहीं आई बात समझ, क्लियर है, ठीक है। द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बोथ इज सेम फॉर सेम अमाउंट ऑफ हीट, सेम टेम्परेचर चेंज है, सेम अमाउंट ऑफ हीट है, ओनली अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरिएबल, पानी का अमाउंट वेरिएबल है, और पानी का जो अमाउंट होगा, पानी का जो मास होगा, सिर्फ और सिर्फ वही क्या है, वेरिएबल है, वही अननोन है, और उसका क्या नाम है, वाटर इक्विवेलेंट उसका नाम। क्लियर भाई, तो बोलिए इस बॉडी को जो हीट दी गई है दैट इज इक्वल टू
हीट गिवन टू द वाटर, इसकी हीट इज इक्वल टू इसकी हीट, Q इज इक्वल टू Q ms SS डेल्टा T इज इक्वल टू MW SW डेल्टा T, डेल्टा T इक्वल है, काट देंगे, सही है। ms SS इज इक्वल टू MW SW, MW SW में से SW को इधर ले जाओ, MW, सो दिस इज द वाटर इक्विवेलेंट। अभी मेरे को एक बात बताओ आप, SW क्या है? व्हाट इज SW? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और उसकी वैल्यू क्या होती है? तो ये तो बना, मतलब किसी बॉडी को अगर मैं पानी से कंपेयर करना चाहता हूं तो उसके मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो प्रोडक्ट है उसकी जगह में सिंपली मास ऑफ वाटर की वैल्यू रख सकता हूं। ऑब्वियसली यूनिट्स तो सेम ही रहेंगी, लेकिन हमें सिर्फ मास ऑफ वाटर का वैल्यू रखना है, सही है। अब क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा आपको? क्वेश्चन में आपको जो दिया जाएगा वो देखिए, आपको ना ही सब्सटेंस का मास दिया जाएगा, ना ही उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी जाएगी, उसका वाटर इक्विवेलेंट दे दिया जाएगा। उससे फर्क पड़ेगा क्या हमें? नहीं, क्योंकि ये दोनों नहीं दे रखे, उसका MW दे रखा है, मतलब MS SS का प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी MW के रूप में गिवन है। जहां पे MS SS लिखना था वहां पे आप सिंपली MW SW लिख देंगे, खत्म हो गया। नहीं आई बात है, सही है। ओके, सो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आ गया है। फोकस यहां होना चाहिए, है ना? एज SW इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या 1 किलो कैलोरी, तो MW इज इक्वल टू MS SS, SW की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, ठीक है। वाटर इक्विवेलेंट इज द मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कंज्यूम द सेम अमाउंट ऑफ हीट as a substance consumes for 1 degree Celsius rise in the temperature, ठीक है, या फिर same rise in the temperature। फिर से बताता हूं मैं भैया, सेम हीट दी थी, सेम टेम्परेचर चेंज था, तो इस सब्सटेंस की बजाय अगर मैं पानी रखना चाहूं तो कितना पानी उतनी ही हीट एब्जॉर्ब करेगा, उतने ही टेम्परेचर चेंज के लिए जितने के लिए ये कर रहा था, सही है? क्लियर हो गई बात? Instead of giving heat capacity, that is MS and SS of a substance, water equivalent can be given in the question, और MW is equal to MSSS। तो जहां पे भी MSSS लिखना था वहां पे सिंपली क्या लिख देंगे? MW लिख देंगे। कोई दिक्कत है भाई? ठीक है। या फिर मास ऑफ सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू MW है। उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं अगर मैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास कितना यूज करते थे? 1 किलोग्राम, तो मास ऑफ सब्सटेंस कितना हो जाएगा? 1, तो SS ऑफ दैट सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर या वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। सही है भाई? अब बात करते हैं कैलोरीमीटर की। क्या होता है कैलोरीमीटर? हीट की स्टडी करने वाला डिवाइस इज कॉल्ड कैलोरीमीटर, सही है। टू स्टडी हीट एक्सचेंज, मेजर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। जब हम मेजर करते हैं ना अलग अलग बॉडीज का स्पेसिफिक हीट, हमने जैसे अभी सिंपली पढ़ लिया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये होती है, स्पेसिफिक हीट ये है, हीट ऑफ गिवन ये है, तो बेसिकली हमने जो पढ़ा है वो क्या है? डाटा है। वो डाटा आया कहां से? कैलोरीमीटर की स्टडी करके आया, सही है। ओके, अब देखते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया है, सम अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर लिया जाता है, MW, वाटर की हीट कैपेसिटी SW, और ये है मेरा एक कैलोरीमीटर, ठीक है। मास ऑफ कैलोरीमीटर MC, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर SC। अब मैंने क्या किया, एक T2 टेम्परेचर वाला, इसका टेम्परेचर, इस पूरे सिस्टम का भी टेम्परेचर T1 है, T2 टेम्परेचर वाला एक सब्सटेंस जिसका मास MS है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SS है, और टेम्परेचर T2 हो, ये उठा के इसके अंदर मैंने डाल दिया, ठीक है। मान लो कि ये लोहे की गर्म बॉल है ना, रेड हॉट बॉल करके इसके अंदर डाल दिए, ये डाल दिया, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? क्या होगा? पानी के अंदर मैंने बॉल डाल दी,
पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। कैलोरीमीटर इज इन कांटेक्ट विद वाटर, तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। अब बताइए, इसने जितना हीट लॉस किया उतना ही इन्होंने, अब फिर वो पुराना क्वेश्चन हो गया, T1 और T2 दो बॉडीज हो गई, T2 से घट के टेम्परेचर T हो जाएगा, T1 वाले का बढ़ के टेम्परेचर T हो जाएगा। सही है ना? समझ में आया? तो हीट गेन्ड बाय सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय वाटर एंड कंटेनर, या फिर आप उल्टा ही बोल सकते हो कि हीट लॉस्ट बाय सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कंटेनर। सही है भाई? अब देखो फाइनल टेम्परेचर T है, तो बोलो सब्सटेंस के लिए क्या लिखोगे? MSSS T माइनस T2 कर सकते हो या T2 माइनस T कर सकते हो, इज इक्वल टू ये इसके लिए कैलोरीमीटर के लिए MCSC T1 माइनस T प्लस MWSW T1 माइनस। ठीक है? अब एक और चीज डाल सकता है क्वेश्चन, क्या कि जो कैलोरीमीटर है ना, इसका वाटर इक्विवेलेंट 50 ग्राम है। मतलब जो कैलोरीमीटर है इसको आप 50 ग्राम पानी से कंपेयर कर सकते हो। पानी इसके अंदर मान लो 150 ग्राम था, और जो कैलोरीमीटर है इसका वाटर इक्विवेलेंट 50 ग्राम है, तो आप इस पूरे सिस्टम को कितने से कंपेयर कर सकते हो? 200 ग्राम पानी से कंपेयर कर सकते हो, बस सुपर हो जाएगा। तो यहाँ पे MCSC और MWSW दोनों अलग अलग नहीं लिखे पड़ेंगे, टोटल मास ऑफ वाटर इंटू SW इंटू चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। ऑब्वियसली जो फाइनल टेम्परेचर T होगा ये T1 और T2 के बीच में। सही है? जैसे इस केस में जो यहां लिखा हुआ है ये गेन्ड बाय सब्सटेंस और ये लॉस्ट बाय वाटर एंड ये, तो इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो कैलोरीमीटर और पानी हीट लॉस करेंगे, और अगर T2 ज्यादा है तो सब्सटेंस हीट लूज करेगा और वाटर और कैलोरीमीटर हीट गेन करेगा। सही है? समटाइम्स MCSC and MSSS are not given but their water equivalent is given। क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जहां पे भी MSSS मतलब मास ऑफ सब्सटेंस की बजाय इस सब्सटेंस ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 350 ग्राम दे दिया, तो सिंपली क्या करेंगे? MSSS की जगह 350 वैल्यू रख देंगे। सही है? और ऐसे ही MCSC की जगह दे दिया 50, तो वहां 50 लिख देंगे, पानी जितना था उतना लिख देंगे। क्लियर हो गई ना बात? बिल्कुल सिंपल है। अब क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक कैलोरीमीटर हुज वाटर इक्विवेलेंट इज 50 ग्राम, कैलोरीमीटर है, मास दे दिया पानी का, उसकी जगह कैलोरीमीटर की जगह 50 ग्राम पानी आप अज्यूम कर सकते हो। कंटेन्स 450 ग्राम ऑफ वाटर, 450 ग्राम ऑफ वाटर है उसके अंदर। ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? टोटल पानी कितना हो गया? 500 ग्राम हो गया ना, वाटर प्लस कैलोरीमीटर। एंड 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और क्या है उसके अंदर? 0 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम आइस है उसके अंदर। व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर इफ 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम इज गिवन टू कैलोरीमीटर? सोच के देख लो। कैलोरीमीटर 50 ग्राम पानी के बराबर है, 450 ग्राम पानी है, 100 ग्राम आइस है, और सबका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो कैलोरीमीटर, पानी और आइस सब कुछ क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पे है। फिर क्या बोल रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम डाल दी। कितना अमाउंट डाला है इसका स्टीम का? ये नहीं दिया क्या? नहीं, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर कितने अमाउंट ऑफ स्टीम दी है? 10 ग्राम 20 ग्राम ये तो पता होना चाहिए ना। एक सेकंड, एक सेकंड, 100 ग्राम ही है, 100 ग्राम ऑफ स्टीम है। ठीक है? डाटा सेट का चाहिए। ठीक है? देखो भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 1/2, और LF कितना है? 80 कैलोरी, LV कितना है? 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है? LV में डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको काट दो, और LF में भी डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा। ओके? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम इज इक्वल टू 1/2 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। लेट द फाइनल टेम्परेचर इज T, और जो फाइनल टेम्परेचर T है वो किसका है? पानी का है। ऐसा हमने अज्यूम कर लिया है।
ठीक है, तो बोलो जो उसने हीट लूज की है स्टीम ने, ठीक है, 100 ग्राम स्टीम जो हुई थी ऐड, कितने टेम्परेचर पे थी, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो थी, उसने कितना हीट लॉस किया है, कितना हीट लॉस किया है, MLV प्लस MSW, क्योंकि हीट लूज करते ही यहां से ये MLV मैंने लिखा, पानी बन चुका है ना 100 डिग्री सेल्सियस पे, और 100 डिग्री सेल्सियस से T टेम्परेचर तक जाने में कितनी और हीट लॉस हो जाएगी, MSW 100 माइनस T। फिर आता है हमारे पास जो आइस है वो मेल्ट हो गई होगी, तो M इंटू LF हो गया भैया, ठीक है, आइस मेल्ट हो चुकी है, पानी आ गया है उसके अंदर, कितना 100 ग्राम आइस बिकम्स 100 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 450 ग्राम पानी पहले से था 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो टोटल कितना पानी हो गया, 550 ग्राम, है ना, और 50 कैलोरीमीटर का वो तो अपने आप बाद में भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो टोटल 600 ग्राम पानी था, और SW 1 होता है, T माइनस 0 फाइनल टेम्परेचर T हो गया था माइनस इनिशियल टेम्परेचर, या तो 550 इंटू टी माइनस 0 प्लस 50 कैलोरीमीटर का अलग से ऐड कर दो, चाहे इसी में ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन, यहां से सॉल्व करके T की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। जो मास ऑफ स्टीम ऐड हुआ है दैट इज 100, तो 540 इंटू 100 54,000, M 100 SW 1 इज इक्वल टू मास, कितना आइस का कितना मास था 100 ग्राम, LF 88,000 आ जाएगा, 550 इंटू T माइनस 0 प्लस मतलब 600 इंटू T माइनस 0, ठीक है भाई, देखो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, 54,000 प्लस 100 इंटू ये T की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट है किसी को तो मुझे बता सकते हैं अभी, है भाई, ठीक है। 200 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 500 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। सोचना है ये, T1 और T2 वाली दो बॉडी थी ना, सेम टू सेम है। देखो भाई, पानी है कितना 200 ग्राम, 500 ग्राम पानी है 80 डिग्री सेल्सियस पे, 200 ग्राम पानी है 20 डिग्री सेल्सियस पे, इनको मिक्स करेंगे ना आइस बनेगा ना स्टीम बनेगा, मतलब पानी का पानी ही रहेगा, सही है। तो T1 T2 दो बॉडी मान लेते हैं जहां पे फेज चेंज कुछ है नहीं, ठीक है, ओके। तो M S पहले का, दूसरे के लिए M S चेंज इन टेम्परेचर, हीट लॉस हीट गेन, हीट लॉस इक्वल हो जाएंगे दोनों, सॉल्व कर लोगे। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, मार्कर देना है। क्लास में ध्यान से बैठोगे तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि अगर क्लास में ध्यान होता, मेरी तरफ ध्यान होता तो कुछ तो बचते ना, आराम से बैठा हुआ है। हाँ, 100 ग्राम आइस एट माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितनी है भाई 100 ग्राम आइस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, 100 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। सोचना है अभी, कुछ भी अंटसेंट नहीं कर देना है। हम डायरेक्टली ये तो नहीं मान सकते कि इतना टेम्परेचर हो जाएगा, हो सकता है वो आइस बन जाए, हो सकता है वो पानी बन जाए, हो सकता है थोड़ा सा आइस और थोड़ा सा पानी बन जाए, कुछ भी हो सकता है, तो हमें पता नहीं। तो हम एनर्जी के साथ अलग से और हीट के साथ, मतलब एनर्जी जो है उसके साथ और जो फाइनल स्टेट है उसको अलग से हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। हम ऊपर क्या मान रहे थे, लेट द फाइनल टेम्परेचर इज T। अब हमें टेम्परेचर के साथ स्टेट भी अज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि लेट टेम्परेचर ये हो जाएगा, नहीं, हमें स्टेट भी अज्यूम करनी पड़ेगी। सो व्हाट विल वी डू, वी विल अज्यूम लेट द सिस्टम रीचेज 0 डिग्री सेल्सियस, और वहां पे क्या बन गया है, पानी बन गया है, सारा पानी बन गया है, ठीक है। देखो 100 ग्राम आइस है, इसको हीट करेंगे तब ये बनेगा, इसको कूल डाउन करेंगे तब ये बचेगा, सही है, सही है ना। इसको हीट देनी पड़ेगी, इससे हीट लेनी पड़ेगी, सही है, कोई दिक्कत है भाई। अच्छा, तो
लेट द सिस्टम रीचेज 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। ठीक है, पहले हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस पानी तक पहुंचा देते हैं। एनर्जी को भी देख लेते हैं एक बार। तो 100 ग्राम आइस थी -20 डिग्री सेल्सियस पे, पहले इसको 100 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा देते हैं। कैसे बनेगा? Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। बोलो भाई, मास कितना है? 100 ग्राम मतलब 0.1 किलोग्राम। S आइस का कितना होता है? 0.5 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है, मतलब हीट दी है ना? कितना आया? 1 किलो। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, 1 किलो कैलोरी हमने हीट दे दी है इसको ऑलरेडी, इसको। ठीक है ना? अच्छा, अब क्या करना है? 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है, अब 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाना है। क्या करूंगा? लेटेंट हीट दूंगा। तो कितनी दूंगा? m इंटू कितनी हीट दूंगा? सही है, तो बोलो 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? Q इज इक्वल टू m इंटू LF। 0.1 100 ग्राम मतलब 0.1 kg इंटू 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, तो 8 किलो कैलोरी आ गया। टोटल कितनी हीट दी है हमने? 9 टोटल। यहाँ पे 1 किलो कैलोरी दे दी, यहाँ पे 8 दे दी, तब वो 0 पे पहुंच गया है। मतलब 9 किलो कैलोरी हीट गिवन ऑलरेडी, अब तक दी जा चुकी है। सही है, अब ये वाले स्टेट में पानी है, इससे हीट लेनी है। बोलो भाई, इससे हीट निकालेंगे तभी तो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बनेगा। तो कितनी हीट निकलेगी? स्टेट चेंज नहीं हो रही ना, 0 डिग्री सेल्सियस पानी पहुंचाना है, 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, स्टेट चेंज नहीं हो रही है, मतलब MS डेल्टा टी लगेगा। स्टेट चेंज होती तो MLF या ML भी लगता है, स्टेट चेंज नहीं होती तो MS डेल्टा टी लगता है। बोलो, इसको हीट MS डेल्टा टी, S है 0.1 इंटू 1 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस इंटू कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है? 20। फाइनल है 0, इनिशियल है 20, तो 0 - 20 मतलब नेगेटिव हीट आएगी, मतलब आपने हीट निकाली है ना? ठीक है, तो अभी अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं। तो बोलो 0.1 इंटू 20 कितना आ गया? 2 किलो कैलोरी हीट टेकन आउट। सही है, ओके। तो 2 किलो कैलोरी हीट टेकन। सही है भाई, ओके। अब सोचना, ये 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया 2 किलो कैलोरी हीट निकाल के, ये 0 डिग्री सेल्सियस पानी में पहुंच गया 9 किलो कैलोरी हीट देकर, है ना? पानी पहुंच चुका है 0 डिग्री सेल्सियस पे। कितना पानी है? 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम। नाउ क्या हो गया है? नाउ 200 ग्राम वाटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। सही है, पानी पहुंच गया, पानी की चिंता खत्म हो गई। अब एक चीज बचती, क्या? एनर्जी को हिसाब लगा लेते हैं। भैया हीट दे तो दी मैंने अपनी जेब से 9, वापस मिली मुझे 2, मतलब 7 का फर्क रह गया। 7 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा दे रखी है, मतलब 7 किलो कैलोरी अब जबरदस्ती निकालनी पड़ेगी। अब 200 ग्राम वाटर में से जो कहां है 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें से क्या करेंगे? 7 किलो कैलोरी एनर्जी निकाल लेते हैं। सही है, ठीक है। तो क्या करेंगे बोलो? MLF करेंगे एक बार भाई, निकालनी है तो और ठंडा हो जाएगा तो आइस बनेगी। तो बोलो कितना मास बनेगा? पता नहीं हमें। 200 ग्राम हो सकता है कि पूरा का पूरा आइस बन जाए, पॉसिबल है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि 200 ग्राम जो है ये पूरा का पूरा बन जाता है। तो कितनी हीट लगेगी? 0.2 इंटू किलो कैलोरी पर केजी, ये केजी है। कितना आया? 16 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए 200 ग्राम को आइस बनाने। लेकिन मेरे पास कितनी है? 7 किलो कैलोरी निकालने की इजाजत है। इसका मतलब सारा का सारा वाटर आइस नहीं बनेगा, सम अमाउंट ऑफ वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू आइस एंड बाकी ऐसे बचा रह जाएगा। तो कितना है? तो लेट्स सी के लेट m mass of water at
0 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड into ice at 0 degree Celsius. This implies mass m LF80 is equal to 7 किलो कैलोरी. भाई 7 किलो कैलोरी एनर्जी तो निकालेंगे. तो बोलो 80 into mass m is equal to 7. 80 किलो कैलोरी ये था ये पर केजी. तो बोलो 80 को इधर ले जाओ, 7/80 किलो कैलोरी से किलो कैलोरी कट जाएगा, केजी को इधर ले जाओ, ये आंसर आ जाएगा 7/80 किलोग्राम. सही है भाई? डन. मुश्किल है, 7/80 इज द आंसर. सही है? रिपीट करो इसमें कुछ पक्का? 7/80 आइस बन गया और बचा हुआ 200 ग्राम, नहीं 200 नहीं आएगा, 0.2 किलोग्राम माइनस 7/80 किलोग्राम तब आएगा, ये नहीं आएगा. क्लियर है? कर लेंगे अब आप. अब इसी तरह का क्वेश्चन अगले हैं. ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ने वाला हूं. ठीक है, होमवर्क में. 200 ग्राम ice at -20 डिग्री सेल्सियस प्लस 500 ग्राम वाटर at 50 डिग्री सेल्सियस. इट्स अप टू यू. कर लेंगे आप? सेम टू सेम है, कर लेंगे. 80 डिग्री सेल्सियस वाटर प्लस 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम. स्टीम आ गया तो आप मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बन गया है. ठीक है, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बन गई, कुछ भी मान सकते हो. ठीक है, कर लेंगे. Okay. Two solid substances of same mass heated at same ratio rate. Heated at same rate. Find ratio of LF. ये क्या है? MP. Melting point आएगा शायद. And specific heat in solid and liquid state. बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है. बोलो ये लेट से α1, ये एंगल α2, ये β1, ये β2. सही है? तो मुझे बताइए व्हाट इज टेंजेंट α1/ms. तो α1 है तो 1/m1s1 हो जाएगा. सेम मास है दोनों का, तो दोनों का मास सिंपली मैं m ले लेता हूं. टेंजेंट α1 था ये, और टेंजेंट α2 इज इक्वल टू 1/ms2. हमें किसका रेशियो बताना है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन कौन सी स्टेट? सॉलिड स्टेट. तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट है, तो tan α1/tan α2 S2/S1 is equal to tan α1/tan α2. Similarly, लिक्विड स्टेट में S2 liquid by S2 S1 liquid is equal to tan β1/tan β2. सही है? स्पेसिफिक रेशियो आ गया. मेल्टिंग पॉइंट्स का बोलो, ये यहां पे जाके कांस्टेंट हो गया, मतलब यहां पे जाके टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो गया, मतलब दिस इज 40 डिग्री सेल्सियस. तो α1 यानी कि फर्स्ट वाली बॉडी के लिए मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 40. दूसरे के लिए 60 है, 80 फिर 100. ठीक है, तो 3/2 आंसर आ जाएगा. ठीक है ना? ओके. और क्या पूछा है? LF का रेशियो पूछ रहा है. बोलो कितना समय लगा है यहां से यहां तक इस बॉडी को? 3 से 8, 5 सेकंड लगे. 5 सेकंड 5 मिनट कुछ भी हो. और इसको भी कितने लगे हैं? 5 मिनट. मतलब सेम LF है इनका. सही है? अरे 3/4 कहां से आ गया? 3/1 कहां से ले लिया भाई? क्या कह रहा है? नहीं, मेल्टिंग पॉइंट का रेशियो तो ठीक है. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1 40 है, सेकंड का 60 है, तो 2/3 आ गया. ये ठीक है. 40 और 60 का ठीक है. LF1 और LF2, टेंजेंट α1 और टेंजेंट α2, तो ठीक है. अपना आंसर कैसे निकाला था हमने? बोलो
S2/S1 इज इक्वल टू tan अल्फा 1 बाय tan अल्फा 2। tan अल्फा मतलब स्लोप, और स्लोप हमने कैसे निकाली है, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका कितना है 60/3 और इसका कितना है 40/4। आ गया ना आंसर, ठीक है। और इस यहाँ पे इनकी स्लोप भी आ जाएगी, जैसे कितना कितना चेंज हुआ है कितने कितने टाइम में, वहां से आ जाएगी। LF कैसे ले लिया भाई इसने, नहीं भाई, LF1 और LF2 तो भाई सेम रहेंगे। लेटेंट हीट, मेल्टिंग पॉइंट का थोड़ी हम बात कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि रेट सेम है तो सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ हीट अप्लाई होगी। सेम मास है तो LF सेम ही नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे मान सकते हो कि इसको हीट लगी है लेट से Q1, इसको हीट लगी है Q2, तो Q1 की वैल्यू क्या आएगी, M इंटू LF1, और हाँ Q क्या है, Q1 मतलब यहां से यहां पे जो हीट लगी है, यहां से यहां तक जो हीट लगी है, और वो कैसे निकालेंगे बोलो, टोटल अमाउंट ऑफ हीट, रेट इंटू टाइम। तो टाइम लगा है 5 सेकेंड या 5 मिनट, और रेट क्या है लेट से फिक्स है, Q नॉट बोल देते हैं, इज इक्वल टू M इंटू LF1। सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए भी टाइम कितना लगा है 5, तो टोटल 5Q नॉट इज इक्वल टू M इंटू LF2। रेशियो ले लोगे तो कट जाएगा ना, ये LF1 बाय LF2 इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। ओके, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट देख लेते हैं एक बार। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट मतलब आपको कितना वर्क करना पड़ेगा उतना ही हीट जनरेट करने के लिए। जैसे आप अपने हाथों को रगड़ते हो तो हीट जनरेट हो जाती है हाथ में, है ना। सो देयर इज सम मैकेनिकल वर्क एसोसिएटेड विद हीट। जैसे आप रनिंग करने से पहले क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं, मतलब जब आप फिजिकल मूवमेंट कर रहे हैं यानी कि वर्क कर रहे हैं तो हीट जनरेट हो रही है, सही है। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट मतलब वर्क डन टू प्रोड्यूस सम हीट, और जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या लग जाता है, कांस्टेंट लग जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट, सही है। अगर मैं वर्क कर रहा हूं जूल में और हीट भी प्रोड्यूस हो रही है जूल में, तो J इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, सही है। और अगर मैं बात करूं कि मैं वर्क कर रहा हूं लेट से कैलोरी में और हीट जनरेट हो रही है जूल में, तो क्या होगा 4.2 का फैक्टर आ जाएगा। बात वही है, कुल मिला के आपको बस एक यूनिट याद करनी है, क्या भाई, कि वर्क डन जूल में है, हीट कैलोरी में है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी, और ऐसे ही वर्क डन कैलोरी में है और हीट जूल में है तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। कुल मिला के यही है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2, बस कर दो, ठीक है। अब आता है मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया ना, ऐसे आएगा मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी मींस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कितना बॉडी है, 1 मोल ऑफ बॉडी, 1 मोल, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस हैविंग 1 मोलर मास, यानी 1 मोलर मास मतलब 1 मोल ऑफ क्वांटिटी, और 1 मोल तो 3-4 चीजें होती है, 22.4 लीटर ऑफ गैस भी होती है एसटीपी पे, है ना, और वो 6.02 टू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, या फिर मोलर मास होता है, बात, ठीक है। यहां पे आपका कैलोरीमेट्री फिनिश हो जाता है। अब आगे चल के हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस। अब गैसेस में जो हीट कैपेसिटी होती है इट इज प्रोसेस डिपेंडेंट। जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, हाँ, तो अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग हीट कैपेसिटी, ठीक है। जैसे आइसोथर्मल में हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। आइसोथर्मल नाम क्या हो गया, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर रहेगा, मतलब मैंने किसी बॉडी को हीट दी, गैस को हीट दे दिया,
उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ही नहीं। मैंने और ज्यादा हीट दे दिया तो भी टेम्परेचर नहीं हुआ। तो हम ये मानेंगे कि इनफाइनाइट हीट देने के बाद उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, यानी कि हीट कैपेसिटी कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई फॉर आइसोथर्मल। ठीक है ना, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग हीट कैपेसिटी होगी। तो दैट इज अ डिफरेंट सेक्शन। कैलोरीमेट्री यू कैन डू वेरी इजीली, योर होमवर्क इज कैलोरीमेट्री। ठीक है, यू कैन डू इट फ्रॉम द मॉड्यूल। वो अगली जो इंटेक्स एक्सरसाइज थी मेरे ख्याल से वही थी, है ना, कर लेना वो।